नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था हमारा भारत की भौगोलिक संरचना। आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र। दोस्तों, क्या चालू करने वाले हैं हम? भारत का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र को समझने से पहले हमें इस शब्द को समझना होगा। किसको? अपवाह को, कि इसका मतलब क्या होता है अपवाह का। तो दोस्तों, अपवाह का मतलब होता है एक निर्धारित मार्ग जिससे क्या होता है? जल प्रवाह होता है। कैसा मार्ग? एक निर्धारित मार्ग जिससे जल प्रवाह होता है। मार्ग जिससे जल प्रवाह होता है क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। कैसा? एक निर्धारित मार्ग जिससे निरंतर जल प्रवाह होता है, क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। जब कई सारे अपवाह मिल जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, हमने देखा कि अपवाह तंत्र क्या है। इसके लिए हमने सर्वप्रथम क्या देखा? जो अपवाह शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दोस्तों एक निर्धारित मार्ग जिससे निरंतर जल प्रवाह होता है, अपवाह कहलाता है। और जब कई सारे अपवाह मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अपवाह तंत्र बनाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों एक शब्द का मतलब हमें और समझना होगा जिसका नाम है नदी बेसिन। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे नदी बेसिन क्या होता है। नदी बेसिन। तो दोस्तों, जो अपवाह तंत्र है इसमें कई सारी नदियां होती हैं, कई सारे अपवाह होते हैं जो क्या करते हैं? मिलकर अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। अब जो अपवाह तंत्र है यह कितने क्षेत्र से, जिस क्षेत्रों से यह अपवाह तंत्र क्या करता है? जल ग्रहण करता है। जो आप देख रहे हो ब्लू वाली लाइन, ये क्या है? ये है अपवाह। और एक अपवाह तंत्र जो है जिस संपूर्ण क्षेत्र से क्या करता है? जल प्राप्त करता है या जल ग्रहण करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? संपूर्ण क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र जो है कई अपवाह से मिलकर बना है। और अपवाह क्या होते हैं? एक निर्धारित मार्ग जिससे क्या होता है? जल प्रवाहित होता है। इसके पश्चात हमने देखा नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या है? नदी बेसिन एक ऐसा संपूर्ण क्षेत्र है जिससे क्या होता है? अपवाह तंत्र जल ग्रहण करता है। इसके पश्चात यदि हम भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो दोस्तों, भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से हमारा पहला तो है हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र। और दूसरा है हमारा कौन सा? प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, जो भारत का अपवाह तंत्र है इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। पहला हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। अब दोस्तों, हम जो है हिमालयी अपवाह तंत्र को देखेंगे आज। दोस्तों, जो हिमालयी अपवाह तंत्र है इसे भी हमने अध्ययन सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया है। हिमालयी अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया? तीन भागों में। दोस्तों, वे तीन भाग कौन कौन से थे? पहला था हमारा सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा था हमारा
गंगा अपवाह तंत्र, तीसरा था हमारा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम सिंधु अपवाह तंत्र को कंप्लीट करेंगे और जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने सिंधु अपवाह तंत्र की। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है या सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, यह कितनी नदियों के द्वारा मिलकर बनता है? सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियों के द्वारा। दोस्तों जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है वह कुल कितनी नदियों के द्वारा मिलकर बना? 6 नदियों के द्वारा, जिसमें से एक हमारी सिंधु थी और 5 इसकी सहायक नदियां थीं और अन्य सिंधु की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा भी मिलकर सिंधु नदी अपवाह तंत्र बनता है। अब बात करें दोस्तों इनकी सहायक नदियों की, कि इनकी जो सहायक नदियां हैं 5 जो बड़ी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों उसमें पहली नदी है हमारी सहायक झेलम नदी। दूसरी सहायक नदी की बात करें तो वो है हमारी चेनाब नदी। तीसरी सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों वो है हमारी कौन सी? रावी नदी। चौथी की बात करें दोस्तों तो चौथी सहायक नदी है हमारी व्यास नदी। और 5वीं सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो ये है हमारी सतलज नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी मिलकर क्या करती हैं? सिंधु नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई छोटी छोटी नदियां भी हैं, कई छोटी छोटी नदियां और हैं जो किसकी? सिंधु, झेलम, चेनाब की सहायक नदियां हैं। अब दोस्तों इसमें बात करें यदि हम सिंधु नदी की और सतलज नदी की, तो यह दोनों नदियां कैसी हैं? यह दोनों नदियां जो हैं पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों? ये हमारी सतलज नदी और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये कैसी नदियां हैं हमारी दोस्तों? ये हमारी पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं ये पूर्ववर्ती नदियां। अब दोस्तों ये पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? तो दोस्तों पूर्ववर्ती नदियां होती हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व भी प्रवाहित होती थीं। दोस्तों सिंधु और सतलज इसका उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदियों का है। और पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व भी प्रवाहित होती थीं और कहां जाकर गिरती थीं? टेथिस सागर में। किंतु दोस्तों हिमालय का क्या हुआ? उत्थान हुआ। तब भी एक नदियां क्या है? तब भी ये नदियां प्रवाहित होती हैं, किंतु ये नदियों के द्वारा क्या किया गया? हिमालय जो पर्वत था इसको क्या किया गया? काट दिया गया। और काटने के पश्चात क्या हुआ? ये अपने पूर्व मार्ग पर भी पुनः प्रवाहित हो रही हैं, पहले के समान ही प्रवाहित अभी भी हो रही हैं। तो दोस्तों जो ये आकृति बनाई काटकर, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया गॉर्ज। तो दोस्तों जो गॉर्ज है वो कैसे बने? जो नदियां थीं वो किया होती है। इसके पश्चात बात करें तो हमें 2 प्रमुख गॉर्ज मिलेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र में।
कौन कौन से गोर्ज मिलेंगे? एक गोर्ज मिलेगा हमें सिंधु नदी पर, सिंधु गोर्ज, और दूसरा मिलेगा हमें कौन सा? सतलज नदी पर, सिपकीला गोर्ज। अब दोस्तों अभी इनको हम मैप पर भी देखेंगे। दोस्तों चलते हैं अब किसकी ओर? सिंधु नदी तंत्र की ओर। तो दोस्तों ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र पर, सिंधु नदी अपवाद तंत्र, इसके अंतर्गत दोस्तों बात करें हम हमारी पहली नदी सिंधु की। किसकी दोस्तों? सिंधु नदी की। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है हमारी 2880 किलोमीटर। दोस्तों यदि बात करें इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम कहां से होता है? दोस्तों इसका उद्गम होता है तिब्बत में एक झील है। कौन सी झील? मानसरोवर झील। उसी के निकट एक स्थान है। कौन सा स्थान है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। दोस्तों कौन सा स्थान है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो दोस्तों इसका उद्गम कहां से होता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। यह कहां स्थित है? तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर झील के निकट। इसके पश्चात दोस्तों जो सिंधु नदी है वह कहां आती है? भारत में प्रवेश करती है, भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में। उसके पश्चात यह पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें जाती है, और इस जगह, ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, इस जगह यह एक गोर्ज बनाती है जिसका क्या नाम है? सिंधु गोर्ज। दोस्तों कहां? गिलगित के निकट या गिलगित के समीप क्या बनाती है? सिंधु गोर्ज। उसके पश्चात यह है पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई कहां जाकर गिरती है दोस्तों? पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई जो पाकिस्तान का एक शहर है कराची, उसके पूर्व में जाकर कहां गिर जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों सिंधु नदी के बारे में हमने क्या देखा? सिंधु नदी के बारे में हमने देखा इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम कहां से होता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। यह कहां स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। इसके अलावा हमने एक गोर्ज देखा। कौन सा गोर्ज बनाती है? सिंधु गोर्ज बनाती है। कहां? गिलगित के समीप। और यह कहां में जाकर, इसका मुहाना कहां बनता है? अरब सागर में इसका मुहाना बनता है, कराची के पूर्व में। इसके बाद यदि बात करें तो जो सिंधु नदी है यह दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित होती है, जिसमें उत्तर की ओर पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? लद्दाख। और जो दक्षिण की ओर पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? जास्कर। दोस्तों सिंधु नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित होती है। कौन कौन से? लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें कुछ बाईं ओर से और कुछ दाईं ओर से सहायक नदियां आकर मिलेंगी। किस ओर से? कुछ दाईं ओर से और कुछ बाईं ओर से। तो दोस्तों जो दाईं ओर है उससे आकर नदियां, कौन कौन सी नदियां मिलेंगी उसको हम देखें तो दोस्तों उसमें आकर हमें मिलेगी कौन कौन सी? एक नदी मिलेगी गिलगित, दूसरी नदी मिलेगी हमें कौन सी? काबुल, और तीसरी नदी मिलेगी हमें कौन सी? कुर्रम। दोस्तों इसमें जो गिलगित है यह कहां मिलेगी? इस जगह आके मिलेगी, पीओके में। और जो हमारी काबुल है वह अब और सिंधु नदी में मिल जाएगी। और जो कुर्रम है यह नदी कहां मिलेगी? पाकिस्तान से आएगी और जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी। इसके पश्चात यदि दोस्तों हम इसके दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की बात कर चुके हैं, अब हम बात करें इसके बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की। तो दोस्तों इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहली नदी है इसमें झेलम।
झेलम। दूसरी सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों उसका नाम क्या है, उसका नाम है चिनाब। दोस्तों जो आप पिंक वाली लाइन देख रहे हो ये कौन सी नदी हमारी, चिनाब नदी। और जो येलो वाली लाइन देख रहे हो आप वह कौन सी है, झेलम नदी। तो दोस्तों पहली सहायक नदी क्या हो गई, झेलम, दूसरी चिनाब, तीसरी सहायक नदी रावी जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हो वो, चौथी व्हाइट वाली सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास, और पांचवी ब्लू वाली लाइन जो आप देख रहे हो उसका नाम है सतलज नदी। ये क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किस ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दोस्तों इनका क्रम जो है इसी प्रकार है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके पश्चात एक बात करें दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है कि नदी का वाय है, नदी का बायां और दायां भाग कौन सा है। दोस्तों ये हमारी नदी ये किस ओर प्रवाहित हो रही है, इस ओर, यानी कि किस ओर, पश्चिम से किस ओर, पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तो यदि हम इसके बाएं और दाएं की बात करें तो किस ओर से बाएं लेंगे और किस ओर से दाएं लेंगे, तो दोस्तों हमारा फेस होना चाहिए इस ओर, किस ओर, पूर्व की ओर। अब इस ओर से देखें तो इसका बायां भाग कौन सा होगा, बायां, और जो इसका नीचे दक्षिण वाला भाग होगा वो कैसा भाग होगा, इसका दायां भाग होगा। जिस ओर प्रवाहित होती है उस ओर मुख करके खड़े होकर देखते हैं कि इसका दायां भाग कौन सा है और बायां भाग कौन सा है। तो दोस्तों यदि हम इसका इस ओर मुख करके खड़े होंगे पूर्व की ओर तो इसका जो उत्तर वाली साइड है वो क्या होगा, बायां भाग होगा, और इसका जो दक्षिण वाला साइड है वो कौन सा भाग होगा, दायां भाग। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दाएं ओर की ओर से मिलने वाली नदियां और बाईं ओर की ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। जैसे जो सिंधु नदी है वो किस ओर प्रवाहित होती है, इस ओर, ऐसे भारत से कहाँ जाती है, पहले जाती है उत्तर पश्चिम की ओर और फिर नीचे जाती है कहाँ, दक्षिण पश्चिम की ओर, और कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों इसका दायां भाग जो होगा वो कहाँ होगा, उत्तर वाली ओर होगा, और इसका जो दायां भाग बायां भाग होगा वो क्या होगा, इधर नीचे दक्षिण की ओर होगा दायां भाग। तो दोस्तों हमने सहायक नदियां देख ली इसकी दाएं बाएं की ओर। इसके अलावा इसका उद्गम देख लिया, मोहाना देख लिया, किस श्रेणियों के बीच है, लद्दाख और जास्कर के बीच, और एक गॉर्ज का निर्माण करती है, सिंधु गॉर्ज के समीप। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट नदी की ओर जिसका नाम है झेलम नदी। दोस्तों क्या है झेलम नदी। झेलम नदी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। किस ओर से मिलती है, सिंधु मिलती है किस ओर से, बाईं ओर से, यानी कि बाईं ओर की सहायक नदी क्या है, झेलम। अब झेलम नदी का यदि हम उद्गम देखें तो झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, जम्मू कश्मीर राज्य में एक स्थान है क्या, कौन सा, बेरी नाग। इसी के समीप एक स्थान है कौन सा, शेषनाग। तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम है शेषनाग से होता है, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में। दोस्तों जो आप येलो वाली लाइन देख रहे हो है झेलम नदी है। इसका जो उद्गम हुआ कहां से हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य स्थान है बेरी नाग, उसी के समीप एक स्थान है शेषनाग, वहां से इसका उद्गम हुआ। इसके पश्चात ये है प्रवाहित होती हुई कहां, इस पर आप एक जो रेड है, रेड वाला बिंदु क्या है, इस पर एक शहर स्थित है कौन सा, श्रीनगर। जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, इस पर एक शहर स्थित है कौन सा, श्रीनगर। दोस्तों नदी श्रीनगर से होते हुए आगे बढ़ती है और फिर कहां जाती है, बुलर झील। साथ दोस्तों बुलर झील से होते हुए जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर आती है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो है उसके समानांतर प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर के समानांतर प्रवाहित होती हुई
पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे जाकर किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो कहां से कहां तक बनाती है, तो दोस्तों जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका नाम है मुजफ्फराबाद, और जो आप नीचे वाला पॉइंट देख रहे हो उसका नाम क्या है, मीरन या मीरपुर। दोस्तों जो है झेलम नदी जो है मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक क्या करती है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। उसके पश्चात यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी में। अब बात करें दोस्तों यदि हम किसकी, झेलम नदी की सहायक नदियों की, किसकी, झेलम नदी की सहायक नदी, तो दोस्तों इसकी हमें एक सहायक नदी मिलेगी जो जम्मू कश्मीर राज्य से ही निकल कर आती है और कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे झेलम नदी में मिल जाती है। यहां इसका नाम क्या है, किशनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की। अब दोस्तों झेलम नदी पर हमें दो परियोजनाएं मिलेंगी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें हमारी पहली परियोजना का नाम क्या है, पहली परियोजना का नाम है हमारा किशन गंगा, और दूसरी परियोजना है उसका नाम क्या है, तुलबुल परियोजना। दोस्तों इसमें से जो पहली वाली परियोजना है किशनगंगा परियोजना, यह हमें किस नदी पर मिलेगी, किशनगंगा नदी पर मिलेगी। किस नदी पर मिलेगी, किशनगंगा नदी पर। किशनगंगा नदी है जो किसकी सहायक नदी है, किशनगंगा नदी है हमारी झेलम की सहायक नदी। और इसके अलावा एक और परियोजना कौन सी मिलेगी हमें, तुलबुल परियोजना। तो दोस्तों झेलम नदी हमारी कंप्लीट हुई। इसके पश्चात हम अपनी नेक्स्ट सहायक नदी की ओर चलते हैं जिसका नाम है हमारा चिनाब। दोस्तों हम बात करें किसकी, चिनाब नदी की। तो जो चिनाब नदी है इसका जो उद्गम है वह कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश दोस्तों जो आप पिंक वाली लाइन देख रहे हो ये हमारी चिनाब नदी है, इसका उद्गम होता है हमारा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में हमें एक दर्रा मिलेगा, कौन सा दर्रा मिलेगा, बड़ा लाचला दर्रा। तो बड़ा लाचला दर्रे के समीप से हमारी चिनाब नदी का उद्गम होता है। किस राज्य में, हमारा होता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक दोस्तों, चिनाब नदी है इसका उद्गम जो होता है दो नदियों के रूप में होता है, चंद्र और भागा के नाम से। तो दोस्तों चिनाब नदी का जो है उद्गम वह दो नदियों के रूप में होता है, चंद्र और भागा के रूप में। और जब ये चंद्र और जो भागा है ये आपस में मिल जाती हैं उसके पश्चात इसको क्या नाम दिया जाता है, चिनाब नाम दिया जाता है। उद्गम कहां से हुआ, बड़ा लाचला दर्रे के समीप से, हिमाचल प्रदेश में। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात यदि हम बात करें चिनाब नदी की, तो जो चिनाब नदी है इस पर हमें कुछ परियोजनाएं मिलेंगी। कौन कौन सी परियोजनाएं मिलेंगी दोस्तों, इस पे हमें मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेगी दोस्तों, हमें मिलेगी सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, और एक मिलेगी हमें दुलहस्ती परियोजना। दोस्तों हमें इस पर 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं मिलेंगी। कौन कौन सी, बगलिहार और दुलहस्ती। यह तीनों परियोजना हमें कहां मिलेंगी दोस्तों, जम्मू कश्मीर वाले राज्य में मिलेंगी। तीनों परियोजना हमें कहां मिलेंगी, जम्मू कश्मीर वाले राज्य में मिलेंगी। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करें हमारी अगली सहायक नदी की, तो उसका नाम है क्या, रावी नदी। दोस्तों रावी नदी है उसका भी जो उद्गम है कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है।
अगली हमारी सहायक नदी है रावी नदी। यदि बात करें इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से ही होता है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग, कौन सा दर्रा दोस्तों? रोहतांग दर्रा। कहाँ स्थित है यह? हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे के समीप, हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों जो रावी नदी है, इस पर हमें एक बांध मिलेगा जिसका नाम है हमारा क्या? थीन बांध। ठीक दोस्तों, मिलेगा हमें थीन बांध मिलेगा। और जो दोस्तों थीन बांध है, इसका निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? इसका निर्माण किया गया है हमारा रणजीत सागर परियोजना के अंतर्गत। तो दोस्तों जो है सिंधु की एक सहायक नदी मिलेगी हमें, क्या? रावी। इसका उद्गम कहां से होगा? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। इस पर हमें एक बांध मिलेगा, कौन सा? जो आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, ये हमारी क्या है? रावी नदी है। इस पर हमें एक बांध मिला, थीन बांध। यह किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया? रणजीत सागर परियोजना के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त कौन कौन से राज्य हैं जो क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं? पंजाब, हरियाणा और हमारा राजस्थान। 3 राज्य हैं जो इस बांध से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। अब बात करें हम अपनी अगली सहायक नदी की, तो उसका नाम है हमारा क्या? ब्यास नदी। दोस्तों जो ब्यास नदी है, किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और ब्यास नदी का उद्गम भी कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से ही होता है। किस दर्रे के समीप? के समीप से। किसकी बात करें हम? ब्यास नदी की। ब्यास नदी की बात करें तो उद्गम इसका कहां से होता है? रोहतांग दर्रे के समीप। एक जगह है जिसका नाम है ब्यास कुंड, वहां से इसका उद्गम होता है। यह कहां है? हिमाचल प्रदेश में है यह भी। तो दोस्तों हमने देखा हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियों का उद्गम हो रहा था। पहली नदी थी हमारी चिनाब, जो किस दर्रे से थी? बड़ा लाचला दर्रे से। जो आपको ये दिखाई दे रहा है बड़ा लाचला दर्रा उत्तर की ओर दर्रा है। तो बड़ा लाचला दर्रे से हमारी चिनाब निकली, जबकि जो हमारा इसके नीचे है रोहतांग दर्रा, इससे 2 नदियां निकली, रावी और ब्यास। तो हिमाचल प्रदेश से कुल कितनी नदी निकली? 3 नदी। सिंधु की 3 सहायक नदियां हैं जिनका उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से। हम बात कर रहे हैं ब्यास नदी की, तो इसका उद्गम कहां से हुआ? ब्यास कुंड से हुआ, रोहतांग दर्रे के समीप है, हिमाचल प्रदेश में। अब बात करें इसकी ब्यास नदी की, तो जो ब्यास नदी है यह एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की, एकमात्र। किसकी? जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, इसकी एकमात्र ऐसी नदी जो कहां प्रवाहित होती है? जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। ठीक दोस्तों, ब्यास नदी क्या है? एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत, किसकी? ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी पर हमें एक जलाशय मिलेगा। इस जलाशय का नाम क्या है दोस्तों? इस जलाशय का नाम है हमारा पोंग जलाशय। ठीक दोस्तों, जलाशय है तो हम क्या कहेंगे? इसका एक अन्य नाम और है, इसको हम कहेंगे क्या? महाराणा
प्रताप सागर। ठीक दोस्तों, तो ब्यास नदी जो है हुआ, हमने देखा कि जो ब्यास नदी है एकमात्र सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में प्रवाहित होती है। इस पर एक हमें जलाशय मिला, पोंग जलाशय, जिसे हमने एक और नाम दिया क्या, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों जो ब्यास नदी है वो सतलज नदी में पंजाब की एक जगह है क्या, कपूरथला, कपूरथला या कपूरथला। तो इसके समीप मिलेगी कहां, हरिके नामक जगह पर, और हरिके नामक जगह पर ही एक बैराज का निर्माण करेगी जिसे हम क्या कहेंगे, हरिके बैराज। तो दोस्तों जो हरिके बैराज है यह किस नदी पर स्थित है, जहां ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है वहीं क्या हरिके निर्माण करती है, किस में, कपूरथला में। अब दोस्तों जो हरिके बैराज है यहां से एक नहर जाती है किस ओर, दक्षिण की ओर, किस ओर, दक्षिण की ओर। कहां जाती है यह, राजस्थान वाले एरिया में जाती है। तो इस नहर का नाम क्या है दोस्तों, इस नहर को कहा जाता है, हम कौन सी नहर कहते हैं, इंदिरा सागर नहर या इंदिरा गांधी नहर, क्या कहते हैं इसको हम, इंदिरा गांधी। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं इसको हम, इंदिरा गांधी नहर, जो कहां से निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। और जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा। किसकी, राजस्थान की, क्या कहा जाता है इसको, राजस्थान की मरुगंगा। तो दोस्तों ब्यास नदी भी हमारी कंप्लीट हुई। ब्यास नदी पर हमने क्या देखा, सबसे पहले उद्गम देखा कहां से, व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से। उसके पश्चात हमें एक जलाशय मिला, कौन सा जलाशय, पोंग जलाशय मिला। इसी को हमने एक और नाम दिया था क्या, महाराणा प्रताप सागर जलाशय। इसके पश्चात यह कहां मिली, सतलज नदी में, किस स्थान पर, कपूरथला स्थान पर। वहां इसने किसका निर्माण किया, हरिके बैराज का निर्माण किया। हरिके बैराज से ही एक नहर गई दक्षिण की ओर, कहां, राजस्थान में, जिसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी नहर। और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। बात करते हैं हमारी सतलज नदी की, किसकी, सतलज नदी की। तो दोस्तों जो सतलज नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है सतलज नदी का तिब्बत के मानसरोवर जो झील है, कौन सी दोस्तों, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके समीप एक स्थान है राकस ताल। कहां से उद्गम होता है दोस्तों, राकस ताल से। कौन सी नदी दोस्तों, सतलज नदी। उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप कहां से, राकस ताल से। इसके पश्चात यह जो है एक गॉर्ज का निर्माण करती है इस जगह हिमाचल प्रदेश में। गॉर्ज का नाम क्या है, सिपकीला गॉर्ज। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात यह आगे प्रवाहित होती हुई इस पर एक हमें बांध मिलता है। बांध का नाम क्या है दोस्तों, बांध का नाम है हमारा बांध का नाम है हमारा भाखड़ा नागल। तो दोस्तों जो हमारा भाखड़ा नागल बांध है यह किस नदी पर मिलेगा हमें, सिंधु नदी किसकी सहायक नदी है, सतलज नदी पर किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सा बांध मिला दोस्तों इस पर हमें, भाखड़ा नागल।
अब दोस्तों सतलज नदी पर जो हमें भाखड़ा नागल बांध मिलता है, इसी के पीछे एक क्या झील का निर्माण होता है, इसी के पीछे एक झील का निर्माण हो जाता है। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है गोविंद सागर झील, जो किस राज्य में है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। कहां निर्माण हुआ है इसका? भाखड़ा नागल बांध के ठीक पीछे। इसके पश्चात दोस्तों यह कहां आगे बढ़ती है सतलज नदी और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात यह किस नदी में मिल जाती है? सिंधु नदी में। तो दोस्तों हमने जो सहायक नदियां पढ़ी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यह क्या है? पाकिस्तान में एक जगह जिसका नाम है कोट, पाकिस्तान में। यहां जाकर ये पांचों की संयुक्त धारा किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और दोस्तों इसी प्रकार हमने जो पढ़ा सिंधु नदी अपवाह तंत्र, यह हमारा कंप्लीट हुआ। इसके अलावा इसमें कुछ बाकी नहीं है, हम सब पढ़ चुके हैं इसमें। जो सतलज नदी है हमने इसको देखा, कहां से इसका उद्गम हुआ? राक्षसताल से हुआ। गौर्ज का निर्माण किया इसने किसका? सिपकीला का। इस पर हमें एक बांध मिला, कौन सा? भाखड़ा नांगल। इसके पीछे यह एक झील का निर्माण करता है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। और यह इनकी जो पांचों की संयुक्त धारा है वो कहां जाकर मिल गई? पंजाब में, पाकिस्तान में, सॉरी, कहां? मीठन। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।